स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है 1 अगस्त टू 10 अगस्त के टॉपिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ के पर्सपेक्टिव से। क्यों ये टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था, क्योंकि तेलंगाना के वहाँ पे स्पीकर के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग में जो पेटिशंस उनके पास में पेंडिंग था काफ़ी लंबे समय तक, तो वहाँ के जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 3 मंथ के अंदर में आपको यहाँ पे पेटिशंस के रिगार्डिंग में जो डिसीजन है उसको कैरी आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, इस डिसीजन के दौरान में कोर्ट के द्वारा नोट ये भी किया गया कि काफ़ी बार आप देखिए कि जो डिसक्वालिफिकेशन का जो पेटिशन है 10th शेड्यूल की पर्सपेक्टिव से एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में काफ़ी बार अपना जो नेचुरल डेथ है उसको ये अचीव करते हैं। नेचुरल डेथ मीन्स कि वहाँ पे जो पर्सन है जिनके अगेंस्ट में ये एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई हो सकता था, या उनका जो ओरिजिनल पार्टी है जिनके द्वारा पेटिशन है उसको फाइल किया है, काफ़ी बार उनका टर्म है वो कंप्लीट होता है। काफ़ी बार असेंबली का जो टेन्योर है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आप देखिए कि जो डिसीजन है वो नहीं लिया जाता। जब इस लॉ को एग्जिस्टेंस में लाया गया था, कब इस लॉ को एग्जिस्टेंस में लाया गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के समय में। क्यों इस लॉ को एग्जिस्टेंस में लाया गया था? आया राम गया राम का जो पॉलिटिक्स है, या हमारे जो हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा अनएथिकल मैनर के अंदर में जो फ्लोर ऑफ द हाउस है उसको क्रॉस ना किया जाए। अनएथिकल मैनर किस तरीके से, कुछ वहाँ पे जो गाइडलाइंस उनको रखा गया। आप जिस सिंबल के ऊपर में इलेक्शन को कंटेस्ट करते हो, जिससे आपको विक्ट्री मिला है, उसको आप चेंज करते हुए किसी अदर पार्टी को ना ज्वाइन कीजिए अपने उस टेन्योर के दौरान में। और भी कुछ अदर क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस के ऊपर डिस्क्वालीफाई है वो पर्सन को किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उस दौरान में जब डिस्क्वालिफिकेशन का जो पेटिशन है उसको किसके द्वारा सुना जाएगा? स्पीकर एंड चेयरमैन के द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा। इस प्रोविजन को क्यों यहाँ पे ऐड किया गया था 10th शेड्यूल के थ्रू, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कि वहाँ पे जब स्पीकर एंड चेयरमैन किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन का जो पेटिशन है उसको आप देखिए कि कैरी आउट करते हैं, उसके हियरिंग को, उसको एग्जामिन करते हैं, तो ट्राइब्यूनल के रूप से वो वहाँ पे एक्ट किया करते हैं। ट्राइब्यूनल के रूप से वो एक्ट करेंगे, और ऑलरेडी हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो कोर्ट्स हैं, उसके अंदर में काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो पेंडिंग सिचुएशन के अंदर में हैं। इलेक्शन कमीशन है उसका इंटरवेन यहाँ पे ना कंसीडर करते हुए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वही इस डिसीजन को कैरी आउट है वो कर सकें। बट क्या कोर्ट के द्वारा, क्या हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है उसका किसी भी तरीके से इंटरवेंशन है, या उनको जुडिशियल इम्यूनिटी है वो यहाँ पे ग्रांट करता है ये जो कानून है? तो आप देखिए कि ट्राइब्यूनल के रूप से एक्ट किया करते हैं, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का उनको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है वो नहीं है जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस से। आप देखिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा भी इस पेटिशंस के रिगार्डिंग में अपने जो डिसीजन हैं वो लिए जा सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अगर हम रीड करें तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 जो आया राम गया राम का जो पॉलिटिक्स है उसको रोकने के लिए इस एक्ट को एग्जिस्टेंस में लाया गया। 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। ऑलरेडी एक्ट के कुछ प्रोविजन हैं उनको वहाँ पे जो चेंज है वो बदलाव किया गया कि अगर स्प्लिट होता है तो स्प्लिट के अंदर में एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। तो किन पर्सन्स के ऊपर में एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई होगा? अब आप देखिए कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन को कंटेस्ट किया है, और ड्यूरिंग द आपके टेन्योर के दौरान में आप अपना जो फ्लोर ऑफ द हाउस को आप चेंज करते हो, क्रॉसिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस है अनएथिकल मैनर के अंदर में, तो उस समय किसी भी पर्सन के ऊपर में एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई करेगा। क्या यहाँ पे जो इंडिविजुअल पर्सन हैं जिन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं किया है, क्या उनके ऊपर भी ये कानून है वो अप्लाई करेगा? यस स्टूडेंट्स, उनके ऊपर भी अप्लाई करेगा अगर उनके द्वारा किसी भी अदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जाता है अपने टेन्योर के दौरान में। जो नॉमिनेटेड पर्सन जो हुआ करते हैं, क्या उनके ऊपर भी अप्लाई होगा? आप देखिए कि जो नॉमिनेटेड पर्सन है उनको कुछ समय का यहाँ पे जो टाइम पीरियड हुआ करता है, 6 मंथ का उनको टाइम पीरियड है। उस दौरान में अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन करते हैं और उसके लेटर फेज के अंदर में वो ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर भी ये अप्लाई है वो रहेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपका जो पॉलिटी का बुक है उसको आप ओपन कीजिए, उससे जाके इसको रीड करना,
और ये यहाँ पे जो आप देखिए कि ऑलरेडी हमारे जो कोर्ट ऑफ लॉ हैं वो वहाँ पे काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग हैं, उनका किसी भी तरीके से इंटरवेंशन को ना देखते हुए जो प्रिसाइडिंग जो पर्सन है जिनको कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का एजुकेशन का जो पावर दिया गया था, ये हमारे एक फॉर्मर जो पॉलिटिशियन हुआ करते थे राजेश पायलट, उनका ये लाइन था बेसिकली, उसको न्यूज़पेपर के अंदर भी जो कोट है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से। ये क्यों यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में है, क्योंकि हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ साहब, उनके द्वारा सडनली जो रेजिग्नेशन है उसको सबमिट किया गया। रेजिग्नेशन किस आर्टिकल के थ्रू सबमिट होता है, आर्टिकल 67B को उनके द्वारा कोट किया गया था कि हेल्थ के ग्राउंड के बेसिस पे वो उनका ऑफिस है उसको क्विट है वो करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स उनका क्विट करने की वजह से मिड टर्म वैकेंसी क्रिएट हुआ है, मिड टर्म का वैकेंसी क्रिएट हुआ है हमारी कंट्री का सेकंड हाईएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। और आप देखिए कि राज्यसभा जो कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसके चेयरमैन के रूप से भी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट किया करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग में इस तरीके का वैकेंसी क्रिएट हुआ इलेक्शन कमीशन के द्वारा नए चुनाव के लिए, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन है उसको इश्यू किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन को इश्यू किया गया है, डेट मीन्स कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में मैंडेट है चुनाव को कंडक्ट कराने का। चुनाव उनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं आर्टिकल 324 के थ्रू, जो उनको फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में चुनाव हैं वो कंडक्ट करवाने होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का एक्ट भी है 1952 का, उनके इलेक्शन रूल्स भी हैं 1974 के, उसके अंडर में भी यहाँ पे ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो अथॉरिटी है वो ग्रांट किया गया है। कौन पर्सन है उनके इस वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं? क्या प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके जो क्या सभी लोग यहाँ पे पार्ट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के? तो आप देखिए कि सभी लोग पार्ट नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट के अंदर में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स को नहीं जो वोटिंग का जो राइट होता है, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट हैं वो करते हैं। अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि लोकसभा के अंदर में भी जो नॉमिनेटेड मेंबर का एक प्रोविज़न होता था, बाद में गवर्नमेंट ने 104th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू जो लोकसभा के अंदर में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो नॉमिनेशन है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर है वो किया गया। तो अभी प्रेजेंटली नॉमिनेशन किसके अंदर में है? राज्यसभा के अंदर में है। 12 मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। मीन्स प्रेसिडेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हैं उनके एक्ट एंड एडवाइस के ऊपर में वर्क किया करते हैं। कोई यहाँ पे उनके पास में अपना कोई डिस्क्रिशन पावर है वो नहीं है कि अपने ही बेसिस के ऊपर किसी पर्सन को वो नॉमिनेट करें। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो पर्सन यहाँ पे वोट करेंगे वो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर, बोथ हाउसेज के जो इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर हैं, सभी जो यहाँ पे MPs हैं उनके वोट का जो वैल्यू है वो सेम है। आप देखिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर में वोट का वैल्यू है वो सेम नहीं होता है, बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, चाहे MP यहाँ पे लोकसभा का हो, चाहे MP यहाँ पे राज्यसभा का हो, तो लोकसभा और राज्यसभा का जो MP है उनका जो वोट का वैल्यू है वो 1 है, यहाँ पे इक्वल है। क्या स्टूडेंट्स इलेक्शन को इस बेसिस के ऊपर भी चैलेंज किया जा सकता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंप्लीट नहीं है? तो आप देखिए कि इस बेसिस पे इलेक्शन को चैलेंज है वो नहीं किया जा सकता। सपोज करो किसी पर्सन का डिफीट होता है इस चुनाव के अंदर में, और वो फिर आप देखिए कि केस को बेसिकली पिटीशन फाइल करें कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंप्लीट नहीं था। क्या इस इलेक्शन के दौरान में भी इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंप्लीट नहीं रहेगा? या जैसे स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के जो राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अभी वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो वहाँ का आप देखिए कि जो कंप्लीट है वो नहीं रहेगा। क्या पॉलिटिकल पार्टीज विप को इशू कर सकते हैं इस चुनाव के रिगार्डिंग में? तो कोई किसी भी तरीके का जो विप है वो यहाँ पे नहीं इशू हो सकता है। जो इलेक्शन जो कंडक्ट होता है वो सिक्योर, जो आप देखिए कि वोट का जो आपका सिक्रेसी का जो पावर है, तो जो सिक्योर बैलेट के थ्रू आपको अपना जो वोट है उसको यहाँ पे कास्ट करना होता है, जो कि राज्यसभा के चुनाव के अंदर में ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट होता है। तो वैसा नहीं है, यहाँ पे सीक्रेट बैलेट का कॉन्सेप्ट है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में किसी भी तरीके का विप है वो नहीं इशू होता है।
जो आरओ जो होते हैं, जो रिटर्निंग जो ऑफिसर जो होते हैं, वो कौन हुआ करते हैं। तो एक कन्वेंशन डेवलप किया गया कि जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हैं, अल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर में आरओ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उसकी पोस्ट को सर्व किया करते हैं चुनाव के दौरान में। तो जिनका भी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जिस भी सेक्रेटरी जनरल का, उनके द्वारा इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप देखिए कि सर्व है वो किया जाएगा। इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू ये चुनाव है वो कंडक्ट होता है। चुनाव से पहले आप देखिए कि नॉमिनेशन पेपर आपको फाइल करना होगा रिटर्निंग ऑफिसर को। तो जो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस जिनको यहाँ पे फाइल करना होगा, जिसमें 20 उनके आप देखिए कि जो प्रपोजर्स होने चाहिए, 20 जो पर्सन है उनके सेकेंडर्स के रूप से वहाँ पे फॉर्म के अंदर में उनका जो साइन है वो होना चाहिए। और 15,000 का जो सिक्योरिटी है वो भी इनको यहाँ पे डिपॉजिट करना होता है। अगर आप देखिए कि जो मिनिमम नंबर्स ऑफ वोट हैं वो नहीं सिक्योर कर पाते हैं, तो ये सिक्योरिटी उनका सिक्योरिटी को जो डिपॉजिट मान लिया जाएगा, जिसको कि हिंदी के अंदर में जमानत जब्त होना, इस तरीके से जो वर्ड हैं वो यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इन हाउस इंक्वायरी के बारे में है। इन हाउस इंक्वायरी का ये जो टॉपिक है वो क्यों न्यूज में था, क्योंकि आप देखिए कि एक हाई कोर्ट के एक जज हैं, हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनके हाउस के ऊपर में काफ़ी सारे जो करेंसी नोट्स हैं वो मिलते हैं। उसके बाद में उनके अगेंस्ट में एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। इन हाउस इंक्वायरी कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जो है, जो सीजीआई अपना लेवल के ऊपर में इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसकी रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया गया। तो आप देखिए उनके द्वारा पिटीशन को इस वजह से चैलेंज किया गया कि यहाँ पे जो अब जो पार्लियामेंट्री हाउस के अंदर में उनके रिमूवल का जो मोशन एग्जिस्टेंस में आएगा, तो उनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि मान लिया जा सकता है कि उनके अगेंस्ट में ही वो रहेगा। तो जिसके बेसिस पे इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का जो लीगल सैंक्शन है उसके बारे में उसको चैलेंज है वो किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए कि केस के अंदर में यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि लीगल सैंक्शन जो है वो हुआ करता है इन हाउस इंक्वायरी कमेटी को भी हमारे जुडिशियल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट एंड आप देखिए कि उसका जो सैंक्टिटी है उसको इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में इन हाउस इंक्वायरी कमेटी को जो लीगल सैंक्शन है वो ग्रांट किया गया है। किस कानून के अंडर में ये यहाँ पे या किस आर्टिकल के अंदर में इसको जो लीगल सैंक्शन है वो इस्टेब्लिश है, तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे जजमेंट्स के अंदर में लीगल सैंक्टिटी उसको ग्रांट किया गया है। आर्टिकल 101 भी यहाँ पे जो उसको पावर ग्रांट करता है। आर्टिकल 101 क्या है, आर्टिकल 141 आर्टिकल 141 जो है, आर्टिकल 141 ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट अगर डिलीवर किया गया तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में वो आप देखिए कि बाइंडिंग रहेगा। वो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में जो अदर कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी उसका जो जजमेंट है वो बाइंडिंग सिचुएशन में रहेगा। तो स्टूडेंट्स पेटिशन इसी वजह से फाइल हुआ था कि जो इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि पार्लियामेंट का जो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का, उसको यहाँ पे वायलेट करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए कि ये जो इस तरीके का जो क्लेम था उसको यहाँ पे रिजेक्ट है वो किया गया। तो ये बेसिकली आप देखिए कि इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है। जज के रिमूवल के बारे में अगर हम रीड करें तो जज का जो रिमूवल प्रोसेस है वो पार्लियामेंट के अंदर में स्टार्ट होता है। रिमूवल प्रोसेस के रिगार्डिंग में एक प्रपोजल है कि यहाँ पे एक रिमूवल मोशन है उसको भी बेसिकली सबमिट करना होता है। अगर लोकसभा के अंदर में आपके द्वारा जज का रिमूवल मोशन है उसको सबमिट किया गया तो उस दौरान में आपको 100 एमपीज का क्या होना चाहिए, उसको सपोर्ट होना चाहिए। राज्यसभा के अंदर में अगर आप देखिए कि प्रपोजल को रखा गया है तो वहाँ पे 50 एमपीज हैं, उनका सपोर्ट होना चाहिए। फिर स्टूडेंट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं लोकसभा के अंदर में जो स्पीकर हैं, राज्यसभा के अंदर में जो चेयरमैन हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस मोशन को एडमिट करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप देखिए कि एडमिट किया भी जा सकता है, काफ़ी बार रिफ्यूजल भी कर दिया जाता है। यहाँ पे उनका जो जज का रिमूवल मोशन है उसको अगर एडमिट कर लिया गया है, सपोज कर लिए कि एडमिट कर लिया गया है, तो 3 मेंबर्स का कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगा। 3 मेंबर्स का कमेटी के अंदर में कौन कौन पर्सन रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो इसका पार्ट रहेगा, किसी भी हाई कोर्ट का जो जज हैं वो इसके पार्ट हो सकते हैं, और एक डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट होना चाहिए। काफ़ी बार अदर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको ही एज ए डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट के रूप से इंक्लूड किया जाता है। कमेटी आप देखिए कि जो जजेज इंक्वायरी एक्ट है, कमेटी आप देखिए कि किसके बेसिस पे, जजेज इंक्वायरी एक्ट है, जजेज इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसके अंडर में इसको एग्जामिन करेगा। कौन से 2 ग्राउंड हैं जिसके बेसिस पे एग्जामिन होगा, मिसबिहेवियर का एक ग्राउंड है, मिसबिहेवियर का एक ग्राउंड है,
और इनकैपेसिटी का एक ग्राउंड है जिसके बेसिस पे एग्जामिन है वो किया जाता है। एग्जामिन करने के बाद में वो पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। रिपोर्ट आप देखिए कि उसके बाद में पार्लियामेंट के अंदर में स्पेशल मेजोरिटी का रिक्वायर्ड हुआ करता है जज के रिमूवल प्रोसेस के रिगार्डिंग में, और अगर वो प्रपोजल पास होता है पार्लियामेंट्री हाउस के थ्रू में तो उसके बाद में प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे और जज का जो रिमूवल प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। क्या इंडिया के अंदर में किसी जज को अभी तक रिमूव किया गया है? यस स्टूडेंट्स, अभी तक किसी भी जज को जो रिमूव है वो नहीं किया गया है। कुछ जज के अगेंस्ट में आप देखिए कि जो उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया था, उसके बाद में जज के द्वारा ही जो रिजाइन है वो कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कीमिंग के बारे में है कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम का जो नाम है वो किस बेसिस पे किया जाए, क्या किसी लिविंग पर्सन के नाम के ऊपर में किया जा सकता है? तो अर्लियर फेज के अंदर में मद्रास हाई कोर्ट के अंदर एक पेटिशन फाइल होता है तमिलनाडु गवर्नमेंट के एक डिसीजन के रिगार्डिंग में, वहाँ पे अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस पेटिशन को फाइल करता है बेसिकली। और मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको आप देखिए कि अब यहाँ पे साइड रखते हुए यहाँ पे जो लिमिटेशन लगाया गया था उसको रोका गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो वेलफेयर स्कीम को आप देखिए कि करना, वेलफेयर स्कीम का फॉर्मुलेशन करना, उसको एग्जिस्टेंस में लाना, ये एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डोमेन के अंदर में है। किसी भी तरीके का जो जुडिशियल ऑर्डर है वो नहीं है जो रेस्ट्रिक्शंस को क्रिएट करता हो। यस स्टूडेंट्स, बट इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में सपोज कीजिए कहीं पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एग्जिस्टेंस है, उस दौरान में किसी भी तरीके का ऐसा स्कीम नहीं होना चाहिए जो कि वायलेट करे यहाँ पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो फेयर ग्राउंड प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में। तो उस दौरान में हो सकता है कि इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में उस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको रोक दिया जाए कुछ समय के लिए जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। बट ड्यूरिंग द जब जो कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं है तो कम्प्लीटली जो स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव है उसके डोमेन के अंदर में है कि वो स्कीम है उसको फॉर्मुलेट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेशनल कमीशन फॉर डीएनटी के बारे में है। डीएनटी कौन है? डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब्स हैं। अभी इनका एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है जिसके अंदर में परमानेंट कमीशन के बारे में डिस्कशन किया गया कि परमानेंट कमीशन है उसको सेटअप करने का ज़रूरत है डीएनटी ट्राइब्स के पर्सपेक्टिव से। डीएनटी ट्राइब्स आप देखिए कि 1871 के समय में जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवोल्ट करते थे जो ट्राइबल कम्युनिटी जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा उनको एज ए क्रिमिनल ट्राइब का जो टाइटल है वो दे दिया गया था। क्रिमिनल ट्राइब दे दिया गया कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जो कंटिन्यूस मूवमेंट को कैरी आउट करते थे। तो स्टूडेंट्स उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ही बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब के रूप से सेटअप है वो किया गया, इस कैटेगरी के अंदर में रखा गया। अर्लियर फेज के अंदर में इनके कुछ कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट हुए थे, बट वो आप देखिए कि कमीशन एक टेम्परेरी बेसिस पे जो कॉन्स्टिट्यूट हैं वो हुए। जैसे 2018 के समय में इदाती कमीशन है, इदाती कमीशन के द्वारा 18 के समय रिकमेंड किया गया था कि एक परमानेंट नेशनल कमीशन का ज़रूरत है। जो डीएनटी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको क्लासीफाइड है वो भी यहाँ पे किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट 2001 का जो हमारा सेंसस है वो बताता है कि इनका जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छे नंबर्स के अंदर में है, काफ़ी अच्छे नंबर्स में है। प्रॉपर इनको अगर वेलफेयर स्कीम्स के अंदर में ऐड करना है, बेनिफिट को हमें प्रोवाइड करना है, तो एक परमानेंट जो नेशनल कमीशन है वो इनका होना चाहिए। इवन आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन भी इनके लिए कॉन्स्टिट्यूट है वो किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। अभी तो किसी तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 2006 के समय एक अर्लियर फेज का भी एक कमीशन है जिसको कि हम रेन के कमीशन के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा भी आप देखिए कि इनके नंबर्स के रिगार्डिंग में जो एग्जामिन है वो किया गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो वो है सस्पिशियस वोटर्स के बारे में। सस्पिशियस वोटर्स बेसिकली कौन होते हैं? आप देखिए कि बिहार के अंदर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है उसको चलाया गया है, और उसी दौरान में तो एसआईआर के दौरान में क्लेम ये किया गया कि अर्लियर फेज के अंदर में कुछ ऐसे वोटर्स हैं, ऐसे वोटर जो कि माइग्रेंट हैं हमारे नाइबर कंट्री से, उन्होंने वोटर लिस्ट के अंदर में इलीगल वे के थ्रू एनरोलमेंट है वो किया है। तो उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछा गया मानसून सेशन के दौरान में कि क्या ऐसे सस्पिशियस वोटर्स हैं जिनको कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है क्या उसको कैटेगराइज करता है। तो आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो लॉ मिनिस्ट्री है उसके थ्रू राज्यसभा के अंदर जो इन्फॉर्म है वो किया है
या अभी हमारा जो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके अंदर में किसी भी तरीके से जो सस्पिशियस वोटर्स का जो कैटेगरी है वो नहीं है। अब इलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ यहाँ पे रीड करें तो रिसेंटली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है जिसके अंदर में आप देखें कि जो वोटर हैं जिन्होंने अर्लियर फेज में अपना जो अथॉरिटीज है उनको नहीं इस्टेब्लिश किया है वो अपना आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस वहाँ पे गया था तो आप देखिए कि थ्री नए जो डॉक्यूमेंट है उनको अलाउ करने के लिए कहा गया था। कौन से डॉक्यूमेंट है? एक तो एपिक कार्ड है। एपिक कार्ड क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ही इसको इश्यू करता है। इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड ये आपका हुआ करता है। अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स इसके अंदर में मेंशन होते हैं। अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपके नंबर का है उसके अंदर में दिया जाता है। फिर आप देखिए कि आपका जो आधार कार्ड है जिसमें ओनली न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वो हुआ करते हैं और आधार कार्ड के अलावा जो राशन कार्ड है उसको भी अलाउ किया गया। आर्टिकल 326 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि एवरी पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है उसको राइट है वोट का। यहाँ पे राइट है। जो राइट टू वोट है वो क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या स्टैट्यूटरी राइट है? आप देखिए कि डिफरेंट केस हैं राइट टू वोट के रिगार्डिंग में। कभी सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से उस केस को इंटरप्रेट करता है उसके बेसिस पे वो जो राइट है वो चेंज होता है। कुलदीप नायर का जो केस है और अनूप बरनवाल का जो केस है जो प्रेजेंट समय में वोटिंग के प्रोसेस के रिगार्डिंग में उसके पर्सपेक्टिव से उसको एज ए स्टैट्यूटरी राइट है वो माना गया है। आप देखिए कि राइट डिफरेंट वे क्या होते हैं। जो फंडामेंटल राइट भी कुछ हुआ करती हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग के बेसिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री के अंदर में बेसिक उसके पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर में जिस तरीके का उसके राइट्स अवेलेबल होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। तो आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वोटिंग राइट को ग्रांट करता है। कोई भी इंडियन सिटीजन जो आधार कार्ड है वो आपका आप देखिए कि आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करता है। आधार कार्ड आपका सिटीजनशिप का जो प्रूफ है वो नहीं है। ये 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आधार कार्ड आपका सिटीजनशिप का प्रूफ है या नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अभी हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको मोर ट्रांसपेरेंट करने के रिगार्डिंग में 2021 के समय एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसमें आप देखिए कि वॉलंटरी बेसिस पे कहा गया था कि आप अपने आधार नंबर को आप यहाँ पे जुड़वाइए आपके जो वोटिंग प्रोसेस है उसके साथ में, जिससे कि आप देखिए कि आपका जो आइडेंटिटी है जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर किया जा सके। वोटिंग का जो एज है वो क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 18 ईयर्स आपका मिनिमम एज कंप्लीट होना चाहिए। पहले जो वोटिंग का जो एज है वो 21 एज हुआ करता था, बाद में उसको रिड्यूस करते हुए उसको 18 किया गया। और अभी रिसेंटली आप देखिए कि ब्रिटेन के वहाँ तो डिमांड ये भी है कि 16 ईयर के जो पर्सन है उनको भी वोटिंग का जो राइट है वो वहाँ पे दिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एंटी कन्वर्जन के बारे में है। रिसेंटली आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में कुछ कैथोलिक जो नन्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उनके ऊपर में एलिगेशंस लगाए गए थे कि उनके द्वारा फोर्सफुली वे के अंदर में जो कन्वर्जन है वो करवाया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर भी उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो उसी उन्हीं के रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट है वो होने लगा। अब आपको हमारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहाँ पे इन आर्टिकल या प्रोविज़न के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एवरी पर्सन को अपना रिलीजियस जो प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग में राइट ग्रांट करता है। आर्टिकल 25 बोलता है कि ऑल पर्सन है वो इक्वली एंटाइटल्ड हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस राइट टू फ्रीली प्रोफेस और प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट उनके रिलीजन को। तो आप देखिए कि यहाँ पे 4 जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस आपको यहाँ पे राइट टू फ्रीली प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का और प्रोपोगेट करने का अपने रिलीजन को। बट आप देखिए कि प्रोपोगेट का मीनिंग ये नहीं है कि आप किसी को फ्री यहाँ पे जो कन्वर्ट है वो करवा सकें। फोर्सफुली कन्वर्ट किसी को नहीं करवा सकते हैं, बट अगर कोई वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर अपना रिलीजन को चेंज करना चाहता है तो आप देखिए कि वो अलाउ है यहाँ पे। बट फोर्सफुली जो कन्वर्जन है वो इंडिया के अंदर में नहीं है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंटी जो कन्वर्जन जो लॉज हैं उनको फॉर्मुलेट किया गया है। जो लॉज एग्जिस्टेंस में आए हैं काफ़ी बार उन कानून को चैलेंज भी किया जाता है उनके काफ़ी सारे प्रोविजंस की वजह से कि उनकी वजह से किसी सेक्शन को जो टारगेट है वो ना किया जाए। तो एंटी कन्वर्जन के बारे में था। आर्टिकल 25 आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 25 के जो स्टूडेंट्स एक्सेप्शन है वो कौन कौन सा कैटेगरी हैं? तो आप देखिए कि जो पब्लिक ऑर्डर है, मोरलिटी है और हेल्थ है।
पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविज़न भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। कुछ अदर प्रोविज़न जो ज़रूरी हों किसी प्रैक्टिस को आप देखें कि उसके रिगार्डिंग में। हेल्थ के रिगार्डिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि काफ़ी बार कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसी हुआ करती हैं। रिसेंटली एक संतारा प्रैक्टिस है, वो न्यूज़ में था जुलाई के मंथ के दौरान में। ये संतारा प्रैक्टिस क्या है, जिसको कि आप देखें कि कभी राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है वो माना गया। जैनिज्म के अंदर में संतारा का जो प्रैक्टिस है, जिसमें आप देखें कि काफ़ी समय तक जो फास्ट है उसको वहाँ पे प्रैक्टिस है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हेल्थ का जो ग्राउंड है उसको भी कंसिडर किया गया है। ये कुछ एक्सेप्शन है आपका जो रिलीजियस राइट है उसके रिगार्डिंग में, इसी के वजह से हमने संतारा को यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये वो टॉपिक्स थे जो 1 अगस्त टू 10 अगस्त के दौरान में न्यूज़ में थे। आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क भी है। होमवर्क आपके लिए ये है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा रिजाइन किया गया, क्या इनसे अर्लियर फेज के अंदर में भी किसी वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा अपना रेजिग्नेशन दिया गया था अपने मिड टर्म टेन्योर के दौरान में? फर्स्ट आप देखिए कि होमवर्क ये है, पहले जिन वाइस प्रेसिडेंट्स ने रिजाइन किया है उनके नेम को आपको बताना है। वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है हमारे कंट्री के अंदर में कहाँ से आया है, यूएस से हमारा ये जो ऑफिस है उसको लाया गया है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। और यूएस का वाइस प्रेसिडेंट है और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट में क्या यहाँ पे डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।